हेलो एवरीवन। तो आज अपन पढ़ने वाले डार्क रिएक्शन कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और डार्क रिएक्शन के अंदर अपन आज पढ़ने वाले हैं C3 साइकिल पढ़ने वाले हैं। मैं कंप्लीट कर दूंगा एनसीईआरटी अपनी तरफ से पूरी कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद तुम डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। डार्क रिएक्शन, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवरी की थी हमारे कैल्विन साहब ने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, उसके बाद इस जो फेज होती है ना, इस फेज को अपन बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं। कौन सी फेज बोलते हैं? बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं। जो कि क्या क्यों बोलते हैं, ये इसका रीजन ये है कि ये शुगर फॉर्म होती है यहाँ पे। उस शुगर का क्या नाम है? उस शुगर का नाम है ग्लूकोज। ठीक है, अब इसको ना डार्क रिएक्शन क्यों बोलते हैं? और इसका एक मिथ है लोगों के नाम में कि यार डार्क रिएक्शन है तो ये रात के टाइम पे ही होगी। ऐसा कुछ नहीं है। नॉट रिक्वायर डायरेक्ट लाइट बट प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन रिक्वायर। यहाँ पे इसका मतलब यही है कि इसको डायरेक्ट लाइट नहीं चाहिए परफॉर्म करने के लिए। इस रिएक्शन को परफॉर्म होने के लिए पूरी की पूरी लाइट नहीं चाहिए, बट जो लाइट रिएक्शन जो हुई थी हमारी, उसके अंदर जो हमारे प्रोडक्ट बने थे, और वो जो प्रोडक्ट्स है ना वो यूज करेगी डार्क रिएक्शन, जिससे कि इसकी रिएक्शन आगे परफॉर्म हो सके। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये लोकेशन का मतलब है कि कहाँ पे होने वाली है रिएक्शन। ये रिएक्शन होने वाली है स्ट्रोमा के अंदर होने वाली है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है ना हमारा डार्क रिएक्शन के अंदर, वो PGA होता है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर, जो कि 3 कार्बन का है। याद रखना इस चीज को। और दूसरा, ये 3 कार्बन का होने के कारण इसको C3 प्लांट्स बोल देते हैं उन प्लांट्स को अपन। ठीक है, अब बट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर ना फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है वो 4 कार्बन का होता है, जिसको बोलते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बोलते हैं, जिसको OAA बोलते हैं, जो कि C4 प्लांट को डिनोट कर दिया क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा है अपना, तो C4 प्लांट्स इनको बोल दिया। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। अब यहाँ पे सबसे पहली बात यही आती है, जो CO2 जो हमारी, उसको सबसे पहले एक्सेप्ट कौन करेगा? उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाला है RUBP, जो कि 5 कार्बन की एक शुगर है। ये 5 कार्बन की एक शुगर है जो कि एक्सेप्ट करने वाली है। पहले CO2 को एक्सेप्ट कर लेगी और किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया उसने? PGA 3 कार्बन के अंदर, C3 प्लांट्स के अंदर, C3 प्लांट जिसको हम बोल देते हैं, उनके अंदर एक्सेप्ट करता है कौन? RUBP। अब बात स्टार्ट करते हैं। C3 साइकिल कंप्लीट कर लेंगे अपन। उसके बाद अपन डायरेक्ट आ जाएंगे किसके ऊपर? C4 साइकिल भी पढ़ लेंगे, फिर फोटो रेस्पिरेशन पढ़ लेंगे। बट पहले अभी स्टार्ट करते हैं C3 साइकिल। इस लेक्चर के अंदर C3 साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आने वाले लेक्चर के अंदर मैं C4 साइकिल कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो चलो C3 साइकिल स्टार्ट करते हैं। मैंने नॉर्मली थोड़ी देर पहले भी बताया था कि RUBP ने एक्सेप्ट की थी CO2 सबसे पहले। 5 कार्बन की एक शुगर ने एक्सेप्ट की थी CO2। उस स्टेप को बोल देते हैं कार्बोक्सिलेशन। तो उसने किसमें कन्वर्ट की? 3PGA, जो कि 3 कार्बन की शुगर होती है, इंटू 2। ये 2 प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, जो कि एक एसिड है। याद रखना, जो कि एक एसिड है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन गया। अब जो हमारा सेकंड स्टेप होता है ना, उसको अपन रिडक्शन स्टेप बोलते हैं। कौन सा स्टेप बोलते हैं? रिडक्शन स्टेप बोलते हैं। अब उसको रिडक्शन स्टेप क्यों बोलते हैं? उसका रीजन यही है क्योंकि वहां पे रिडक्शन होने वाला है। रिडक्शन किसका? NADPH। हमारे लाइट रिएक्शन के अंदर बने थे ना, NADPH बने थे, ATP बनी थी। अब वो यहाँ पे यूज होने वाली है। तो कैसे यूज होने वाली है? तो देख लें। यूटिलाइज करेगी कौन? C3 साइकिल। देखना, आ जाओ देखते हैं। तो NADPH थे जो थे हमारे, वहां पे बने थे। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है? रिडक्शन फेज के अंदर 2 NADPH जो है हमारे, वो कन्वर्ट हो जाते हैं 2 NADP के अंदर, 2 NADP के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे 2 ADP के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब एक रिडक्शन फेज के अंदर 2 NADPH और 2 ATP यूज होने वाली है। और ये क्या बनेगा? उसके बाद 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे किसके? ट्रायोज फोस्फेट, जिसको अपन PGAL बोल देते हैं। ट्रायोज फोस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, जिसको अपन PGAL बोल देते हैं। ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक कितने ATP यूज हो गए? 2 ATP यूज हो गए। ठीक है, कितने NADP यूज हो गए? यहां से यहां तक 2 NADPH यूज हो गए। चलो इसके बाद बात करते हैं। अब 2 इंटू ट्रायोज फोस्फेट बनने के बाद अपना लास्ट स्टेप आता है। इस स्टेप को बोलते हैं रीजनरेशन फेज। इसको बोलते हैं रीजनरेशन फेज। तो रीजनरेशन फेज के अंदर एक ATP यूज होती है अपनी। कितनी ATP यूज होती है? एक ATP यूज होती है, जो कि कन्वर्ट होती है ADP के अंदर। याद रखना, किसके अंदर? ADP के अंदर। और यहाँ पे जो रीजनरेशन फेज होती है ना, यहीं पे एक कार्बन फिक्स करना है ना, कार्बन को तो फिक्स करना है जिससे कि अपन क्या ग्लूकोज बना सके। तो वो कार्बन यहाँ पे एक्सेप्ट किया इसने, और यहाँ पे एट द एंड आके वो फिक्स हो गया एक कार्बन। अब जबकि ये तो एक ही कार्बन है, ग्लूकोज के अंदर तो 6 कार्बन होते हैं। अब उन सभी को तो फिक्स करेंगे, तो इस साइकिल को 6 बार रन करना पड़ेगा। कितनी बार रन करना पड़ेगा? 6 बार रन करना पड़ेगा। तो मैंने वही बताया तुम्हें कि एक CO2, अब एक CO2 फिक्स करने के लिए 2 NADPH लगे, और कितनी ATP लगी? 2 ATP यहाँ लगी और 1 ATP यहाँ लगी, तो 3 ATP लगे यहाँ पे। ठीक है, और 6 बार साइकिल को रन करना पड़ेगा एक ग्लूकोज बनाने के लिए। तो 6 बार रन करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो 12 NADPH लगेंगे। और इसको 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 ATP लगेंगे टोटल। तो अब जब एक ग्लूकोज बन जाता है ना, वो आगे रिएक्शन के अंदर प्लांट के अंदर क्या बनाने वाला है? वो प्लांट के अंदर बनाने वाला है स्टार्च या फिर सुक्रोज के अंदर, जैसी प्लांट की नीड होगी उस हिसाब से वो यूज कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी C3 साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होती है।